ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह कक्षा संख्या 43 को आज पढ़ेंगे, 44 को 44 को 43वीं तो पिछली कक्षा थी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको एक तो ये रिपीट कराया था, आपको व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास, इसको पूरा दोबारा समझा दिया था। और फिर इसका जो अंतिम हेत्वाभास था बाधित हेत्वाभास, उसको भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, परंतु एक दो पाठकों की तरफ से निवेदन आया है कि गुरुजी आप इसको पुनः एक बार समझा दीजिएगा, तो इसको फिर समझा देते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है, ये था हमारा बाधित हेत्वाभास। बाधित हेत्वाभास का लक्षण क्या दिया है यहाँ पर? इन्होंने कहा था कि यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः हेत्वाभासः। बाधितः हेतु कि जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से, किसी अन्य हेतु से, ऐसा कह सकते हैं, हेतु से पक्ष माने साध्य के अधिकरण में निश्चितः निश्चित किया गया है। हम जिस हेतु के द्वारा जिस साध्य को पक्ष में सिद्ध कर रहे हैं, उसी साध्य का उसी पक्ष में, उसी अधिकरण में किसी अन्य प्रमाण से, माने किसी अन्य हेतु से जो साध्य हम दे रहे हैं, उस साध्य का अभाव निश्चित किया है कि ये इसमें नहीं है। तो ऐसे साध्य का जो हेतु हम देते हैं, वो हेतु क्या है? बाधित हेतु माने हेत्वाभास कहलाता। ठीक है, अब इसको यहां समझ लीजिए। जैसे यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इति, किसी ने कहा कि जो अग्नि है वो अनुष्ण है द्रव्यत्व होने से, द्रव्यत्व होने से। क्योंकि जैसे जल द्रव्य होता है, माने जल है, द्रव्य है, इसलिए वो क्या है? उष्ण नहीं है। पृथ्वी द्रव्य है, उष्ण नहीं है। और भी जो भी द्रव्य हैं वो उष्ण नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य है। वैसे ही अग्नि भी द्रव्य है, इसलिए वो भी उष्ण नहीं है। ये किसी ने यहां पर क्या हेतु दिया? अनुष्ण, ये क्या यहां पर? साध्य है। वहनी क्या है? पक्ष। ध्यान देंगे इससे क्या है? वहनी क्या है? यहां पर पक्ष माने अधिकरण है।
और ये साध्य क्या है यहां पर, ये है अनुष्णत्व। और यहां पर हेतु दिया है कि द्रव्यत्वात्, ये हेतु हो गया ये, यस, ठीक है। ये यहां पर इसको जोड़ लीजिएगा ऐसे। अब कहते हैं कि यहां ये पक्ष है वाहनी, वाहनी में ही जो ये साध्य हम दे रहे हैं यहां पर, माने इस द्रव्यत्व का हेतु का जो साध्य क्या है, द्रव्यत्व हेतु का साध्य क्या है, अनुष्णत्व। वो अनुष्णत्व क्या है, प्रमाणांतर, माने किसी दूसरे प्रमाण से, किससे आगे आएगा, स्पार्शन प्रत्यक्षेण, माने स्पर्श प्रत्यक्ष प्रमाण से, माने स्पर्श रूपी जो प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है उसका अभाव, माने माने उष्णत्व, माने अनुष्णत्व का अभाव। अब अनुष्णत्व का अभाव क्या है, उष्णत्व है, विपरीत होगा अभाव। तो अनुष्णत्व का अभाव उष्णत्व वहां निश्चित किया गया है इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। पैसा अग्नि पक्ष में क्या है, प्रमाणांतर माने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा निश्चित किया गया है इस साध्य का। ये जो साध्य दिया यहाँ पर इसका अनुष्णत्व का, ये अनुष्णत्व नहीं है, उष्णत्व है। इसलिए यहां पर सबाधित द्रव्य, जो द्रव्य हेतु दिया वो क्या है, बाधित हेतु है, माने ये हेत्वाभास है, बाधित हेत्वाभास होगी। स्पष्ट है। अब इसी को अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, क्या है, अनुष्णत्व यहां पर साध्य है। तद अभाव, उसका अभाव, उष्णत्व मन उसका अभाव क्या होगा, उष्णत्व मन उष्णत्व, अनुष्णत्व नहीं है उसका उष्णत्व। स्पर्श प्रत्यक्षेण, दूसरे प्रमाणांतर से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, ये तो अनुमान है, अनुमान प्रमाण था। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है, गृह्यते माने जाना जाता है। इति बाधितत्वम, यानी बाधित हेतु हो गया, माना हेत्वाभास है, हेतु नहीं है। द्रव्यत्व यहां पर हेतु नहीं बन सकता है अग्नि में अनुष्णत्व सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हेतु हेत्वाभास है। बस इतनी सी बात थी, मैंने शब्द से समझा दिया फिर दोबारा आज, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं उपमान परिच्छेद। अब अनुमान के माने प्रत्यक्ष था हमारा, फिर उपमा अनुमान था, फिर उपमान है, उपमान के बाद शब्द है। तो उपमान का ये छोटा सा ही है पर बहुत अच्छा है, ठीक है, सरल भी है, ठीक है। ये देखिए उपमान परिच्छेद अथा उपमान परिच्छेद, उपमान निरूपण। कहते हैं उपमिति कारणम उपमानम। उपमिति, उपमिति ये क्या है, उपमान प्रमाण से हुआ ज्ञान क्या होता है, उपमिति होती है, ये पहले बताई थी उपमिति। उपमिति का साधन क्या होता है, उपमान। तो यहां कहते हैं उपमिति का कारण क्या होता है, उपमान। माना उपमिति जो ज्ञान है उसका साधन क्या है, उपमान प्रमाण। ये तो सीधा कह दिया। अब कहते हैं उपमिति क्या होती है, उसको बता रहे हैं। संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम उपमिति। संज्ञा का अर्थ है पद, शब्द। संजी का अर्थ है उस पद का जो अर्थ, जैसे लेखनी, लेखनी शब्द पद है, उसका अर्थ क्या है, ये संजी हो गया, और लेखनी शब्द है वो क्या हो गया, संज्ञा। तो किसी संयम, किसी पद का, किसी शब्द का कि उसके किसी अर्थ के साथ में संबंध होता है। लेखनी शब्द का इसके साथ में संबंध है, इस काली सी दिख रही है। अब उस संबंध का ज्ञान होना, ये लेखनी शब्द है वो इसके लिए ही है, इसके साथ में ही संबंध है, ये ज्ञान है, ये क्या है, उपमिति ही। कहने का अर्थ यह है कि शब्द का पदार्थ के, पद का, शब्द का
शब्दार्थ के साथ में संबंध का ज्ञान होना ही उपमिति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। और कहते हैं उस उपमिति ज्ञान का कहते तत्करणम सादृश्य ज्ञान। इस उपमिति क्या, उपमिति जो ज्ञान है, उपमिति ज्ञान का कारण क्या है, साधन क्या है, तो कहते हैं सादृश्य ज्ञानम। सादृश्य ज्ञान ही वास्तव में उपमान प्रमाण होता है। सदृशता से उत्पन्न जो ज्ञान है, किसी माने ये मानिएगा ये लेखनी है, ये लेखनी है और हमारे सामने ये भी एक आ गया, तो हम देखेंगे भाई जैसी ये है वैसी ये है, इसलिए इसको लेखनी कहते हैं तो इसको भी लेखनी कहेंगे। तो इसके विषय में माने इसके सादृश्य से इसके विषय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया, उपमिति। मानिएगा हमें किसी ने बताया नहीं, हमारे सामने ये बताया, किसी ने दिया और कहा ये लेखनी है। क्या है, लेखनी। मैं थोड़ा डिफरेंस ले लेता हूं, अलग अलग लेता हूं, ठीक है, थोड़ा हल्का सा भेद कर लेते हैं तब और अच्छा समझ में आएगा। ये हमने बहुत सारी ले ली, ठीक है, कई सारी ले लिए, दिख रही होंगी आपको। हमें किसी ने ये हमारे पास में हमें किसी ने सिखाया कि भाई इसको लेखनी कहते हैं। क्या है, लेखनी कहते हैं, और बता भी दिया लेखनी किस लिए कहते हैं कि इसे लिखती है इसलिए। अब हमें कहीं पर ये सारे मिल गए, अब हम सोचने लगे भाई ये क्या है, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि भाई ये लेखनी है और ये भी हमने देखा ये भी लिखती है, तो ये इसी के समान है, इसके समान ये है, तो अर्थात ये लेखनी शब्द का वाच्य, तो ये भी लेखनी शब्द के ही वाच्य हैं, इनका नाम ही नाम भी लेखनी है। तो ये भी लेखनी है, ये जो ज्ञान हुआ है इसके सादृश्य से हुआ है, तो ये ज्ञान हो या सादृश्य से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको उपमिति कहते हैं। इसलिए हमारे सादृश्य से उत्पन्न ज्ञान, तो तत्करणम मनुष्य उपमिति ज्ञान का करण क्या होता है, सादृश्य ज्ञान होता है। सादृश्य का, सादृश्यता का जो ज्ञान है वही वास्तव में उपमिति का साधन है। सादृश्य ज्ञान से ही हम इसके समान जो ज्ञान है वो इस ज्ञान से ही हम जान पाए कि ये भी लेखनी है। ठीक, अभी आगे और समझा रहे हैं, देखिएगा। अब कहते हैं यहां पर ये जो आगे वाला ये जो वाक्य है, ये इतना कहीं कहीं पर ये तर्क संग्रह में नहीं है, कुछ कुछ पुस्तकों में ये पदकृत में, ये पदकृत टीका है उसमें है, परंतु इस वाले संस्करण में इन्होंने इसी मूल में ही जोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मूल का भी समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो सादृश्य ज्ञान है वो उसको समझा रहे हैं। सादृश्य ज्ञान क्या है कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम अवांतर व्यापार। अतिदेश वाक्य, अतिदेश वाक्य होता है कि किसी ने, माने अतिदेश वाक्य का अर्थ हो गया इस प्रकार का या इस तरह का, ये हम जोड़ेंगे। जैसे किसी ने कहा, चलिए इन्हीं की भाषा में समझते हैं। कहते हैं अतिदेश जो वाक्य होता है उस वाक्य का अर्थ का स्मरण करना है। जो अतिदेश वाक्य का जो स्मरण है वो क्या होता है, वो कहते हैं अवांतर व्यापार। जो उपमिति है, उपमिति और जो जिसके हम समान सादृश्य बता रहे हैं उसके बीच में होने वाली ये प्रक्रिया है। अतिदेश वाक्य है, माने किसी ने हमें कहा
कि जो गवी होती माने मृग, मृग होता है वो गाय के समान होता है। क्या? जो मृग होता है वो गाय के समान होता है, जिसको संस्कृत में गवी बोलते हैं, गवी बोलते हैं। तो ये यहां कह रहे हैं, तो किसी व्यक्ति ने, अभी ये बताएं, किसी व्यक्ति ने हमको जो बताया, भाई हमने कभी मृग देखा नहीं है, मृग देखा नहीं, उस मृग को, और किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि हमने गाय देखी, गांव में रहते हैं तो गाय देखी, किसी ने कहा कि जो जंगल में जो मृग होता है वो गाय के समान होता है। तो गाय के समान माने गाय की तरह, गाय की तरह मृग होता है, ये जो वाक्य है ये क्या है? अतिदेश वाक्य है, ये किसी ने हमें बताया। अब हम कहीं जंगल में गए और हमें गाय के समान कोई प्राणी दिखा, गाय के समान गाय नहीं है, तो हमने क्या है, उस व्यक्ति ने हमें वाक्य बोला था कि गाय के समान जो प्राणी होता है वो मृग होता है। हमने उस वाक्य के अर्थ को स्मरण किया, वाक्य को स्मरण किया, तो हमारे दिमाग में क्या आया कि गाय के समान तो ये भी है, अर्थात ये मृग है, ये गवी है, ये गवी है, गवाय है। तो यहां कह रहे हैं कि जो अतिदेश वाक्य और जो गवी का जो ज्ञान हुआ है, गवी का जो गवाय का ज्ञान हुआ है मृग का, उसके बीच में जो अतिदेश वाक्य का स्मरण है वो कैसा होता है? उन दोनों के बीच में रहने वाला अवांतर व्यापार, मतलब मध्य में होने वाला ये व्यापार है, इसको बोलते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण। इस अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण जब बीच में आता है तो एक पक्ष में तो अतिदेश वाक्य हो गया और एक पक्ष में हो गया वो मृग, और बीच में हमें मृग का ज्ञान कब होगा? जब वो अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण होगा। तो वो अवांतर व्यापार है, बीच में मध्य में रहने वाला व्यापार है, ये कहना चाह रहे हैं। तथा, अब समझिएगा इसको, तथा ही वैसे ही कहते हैं जैसे कि कश्चिद गवय पदार्थम अजानन कुतश्चिद आरण्यक पुरुषात् गो सदृशो गावय इति श्रुत्वा वनं गतो गो सदृश पिंडम पश्यन् वाक्यार्थम स्मरति तदनन्तरम असौ गवय शब्दवाच्य इति उपमिति रुत्पद्यते। सरल है। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि कश्चित माने कोई व्यक्ति, गवय पदार्थम माने गवय शब्द का जो अर्थ माने जो प्राणी विशेष, उसको अजानन, वो जानता ही नहीं है, उसने कभी उसको देखा ही नहीं है, अजानन, परंतु कुतश्चिद माने कहीं से आरण्यक पुरुषात्, जंगल में रहने वाले व्यक्ति से उस व्यक्ति का संपर्क हुआ, तो उस जंगल में रहने वाले व्यक्ति से गो सदृशो गवय इति श्रुत्वा, उस जंगल में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई गो के समान तुम जंगल में तो जा रहे हो, तो वहां पर जो गो के सदृश जो आपको गो सदृशा गवय, गो के समान सींग, पूंछ और ये सारी जो काठी आदि सब कुछ गाय के समान जिसकी दिखे, जो जंगल में तो गाय नहीं होती, गाय तो गांव में होती है वास्तव में, तो गाय के समान जो दिखे उसको गवय बोलते हैं। तो इसको सुन करके, इस वाक्य को गो सदृशः गवय इति श्रुत्वा सुन करके वनम गतः, फिर वो वन को चला गया व्यक्ति। कौन सा? ये वाला कश्चित, कोई व्यक्ति। वहां पर गो सदृश पिंडम माने गो के समान आकृति वाले किसी प्राणी को पश्यन, देखता हुआ, वहां देखा वो दौड़ रहा है मृग, देखता हुआ वाक्यार्थम स्मरति माने इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है। गो सदृश गवय, गो सदृश गवय,
इस वाक्य के अर्थ गो के समान गवय होता है, इस वाक्य का स्मरण करता है। तदनंतरम, उसके बाद, क्या उसके बाद वह व्यक्ति मन कश्चित, वह असौ मन वह व्यक्ति गवय शब्द वाच्य मन, इस गवय के द्वारा जो प्राणी विशेष है उसको ये ही गवय शब्द के द्वारा कहा जाता है। गवय इसी का नाम है, इसी पदार्थ का। इति उपमिति उत्पद्यते, ये उसको उपमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये उत्पन्न में सादृश्य ज्ञान से, यहां पर क्या है, गो सदृश ज्ञान से गवय का जो ज्ञान हुआ है, किसी ने उंगली करके बताया नहीं कि इसको गाय कहते हैं। ये स्वयं सदृशता से अतिदेश वाक्य के द्वारा सदृशता के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो क्या है, उपमिति। सरल है, ये तो आप बहुत बार देखते होंगे। तो ये होती है हमारी उपमिति। चलिएगा, तो ये तो इति तर्क संग्रहे उपमान परिच्छेद समाप्त हो। अब इसके बाद में हमारा आएगा शब्द का आएगा जी। ठीक है, अब तो इसको समाप्त होने वाला है, अधिक नहीं है। ठीक है, जो कठिन था वो सब निकल गया, पर अब बहुत अच्छी बातें आएंगी। व्याकरण पढ़ने वाले पाठकों के लिए बहुत ही उत्तम बातें आने वाली हैं। अब आएगा अतः शब्द परिच्छेद, शब्द के बारे में बताएंगे कि शब्द जो प्रमाण बताया था उसका। ठीक, चलिए, तो उपमिति ये भी हमारा समाप्त हो गया। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आज की कक्षा में होगा भी नहीं, तो आगे की कक्षा से आरंभ करेंगे, 1-2 कक्षाओं में हो जाएगा। सर्वेभ्यो नमः।